गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की साइंस का लेसन नंबर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मतलब आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। इससे पहले के सभी लेसन्स की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आप उन सभी वीडियोस को आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ये वीडियोस आपको बाइलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही प्रोवाइडेड की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता अनुवांशिकता होती क्या है? हमारे पेरेंट्स का जो प्रभाव हम पर पड़ता है उसको हम अनुवांशिकता कहते हैं। मतलब हमारे पेरेंट्स से जो गुण हमें मिलते हैं उनको अनुवांशिक गुण बोला जाता है। जैसे कोई भी घर में अगर नया बच्चा आता है, छोटा सा बेबी आता है, तो हम देखते ही बोलते हैं कि इसकी नाक इसके फादर के जैसी है, या फिर इसकी जो शक्ल है बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसी है। इसके बिल्कुल मतलब शक्ल, सूरत, बाल, कान, उंगलियां, पैर, सब कुछ हम देख के बोलते हैं कि बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स पर गया है। आपने देखा होगा कि आपके जो दोस्त हैं उनकी शक्ल या तो उनकी मम्मी से मिलती है या उनके पापा से मिलती है, या फिर दोनों का ही कॉम्बिनेशन सा होता है। मतलब बाल पापा जैसे हैं तो आंखें मम्मी जैसी हो गई, नाक पापा जैसी है, तो होठ हैं, गाल हैं वो मम्मी जैसे हो गए, रंग रूप ये सब क्या होता है लगभग अपने पेरेंट्स के जैसा ही होता है। लेकिन हमारे अंदर कुछ चेंजेस भी होते हैं, है ना। जैसे कान, सब तो पेरेंट्स जैसा था, मम्मी पापा के जैसा था, बाल पापा जैसे, आंखें मम्मी जैसी, ये सब मम्मी पापा से रिलेटेड था। लेकिन सपोज कान ना तो मम्मी जैसे ना पापा जैसे, तो किन जैसे? तो हो सकता है कि वो कान उसके अनुवांशिक में ही किसी के जैसे हों, जैसे दादाजी जैसे हैं या दादी जी जैसे या चाचा जी जैसे हैं। तो इस तरह से जो गुण हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं हेरिडिटी या अनुवांशिकता। उस चीज को हम क्या बोलेंगे? अनुवांशिकता। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहली टर्म है आपकी जेनेटिक, मतलब अनुवांशिकी। अनुवांशिकी अनुवांशिकी होती ही क्या है? एक ऐसी स्टडी, एक ऐसा ज्ञान जो हमें हमारे पेरेंट्स के बारे में बताए, या फिर जिससे हमें पता चले कि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से कितने गुण आए हैं। अनुवांशिकता का पता चले क्या होती है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के ज्ञान को हम अनुवांशिकी कहते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें एक सबसे बड़ा रोल होता है डीएनए का। डीएनए आपने जब कोशिका की थी, कोशिका के बारे में किया था, सेल के बारे में किया था, सेल स्ट्रक्चर के बारे में किया होगा, तब आपने देखा होगा कि सेल के अंदर क्या होता है। सपोज इट इज अ सेल, मतलब कोशिका। कोशिका के अंदर हमने न्यूक्लियस देखा था, मतलब केंद्रक देखा था, है ना। केंद्रक के अंदर हम क्या बोलते थे? न्यूक्लियोस सेल्स हैं, न्यूक्लियोल्स हैं, डीएनएज हैं, आरएनए हैं, मतलब इस टाइप से हम उनका नाम लेते थे। तो वो सब क्या थे? डीएनए क्या था? डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर जो मेन पार्ट है आपकी बॉडी का वो था। मतलब डीएनए कुछ आपका इस टाइप से होता है, इस टाइप से। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये न्यूक्लियोसेल्स, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स, जिसको हम बोलते हैं, जो आपके डीएनए के जो आपकी कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये सबसे मेन पार्ट आपका क्रिएट करते हैं। अनुवांशिकी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। ये क्या करते हैं? हमारे पेरेंट्स के जो ट्रेट्स हैं, जो करेक्टर्स हैं, जो गुण हैं, वो हम तक ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा था कि किस तरह से बेबी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बेबी बनता है सेल्स के साथ, गैमेट्स के साथ, पढ़ा था ना। तो मदर और फादर दोनों के गैमेट्स जब आपस में क्या कर रहे थे? डिफ्यूजन कर रहे थे, मतलब आपस में जब एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे थे, मिल रहे थे, तब हमारा जो बॉडी, मतलब हमारा जो अलग से बेबी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? डीएनए आता है। डीएनए किसका? मदर का। एंड डीएनए किसका? फादर का। तो ऑब्वियस ये बात है, डीएनए क्या रखता है? डीएनए क्या रखता है? अपने मम्मी पापा के गुण रखेगा, है ना। डीएनए क्या रखेगा? अपने पेरेंट्स के गुणों को रखता है। पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर। अब मम्मी का भी डीएनए आया, पापा का भी डीएनए आया, दोनों इकट्ठे हुए, ठीक है, और एक बेबी बना। तो बेबी में किस किस के गुण होंगे? भाई मम्मी से भी आए हैं और पापा से भी आए हैं, इसीलिए तो जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, वो हूबहू अपने पेरेंट्स की कॉपी के जैसा ही होता है। थोड़े से चेंजेस होते हैं, लेकिन
गुण तो उसके मम्मी पापा के ही होते हैं, दोनों के मिले जुले भी हो सकते हैं, दोनों के अलग अलग भी हो सकते हैं, या बिल्कुल मम्मी जैसा भी हो सकता है, बिल्कुल पापा जैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं अनुवांशिकता या जेनेटिक या फिर हेरिडिटी, अनुवांशिकता। ठीक है, तो आपका हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या हो गई, मतलब अनुवांशिकता की परिभाषा क्या हुई, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स या फिर करेक्टर्स फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब देखो इसका मतलब क्या है, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब आपके दादा दादी हैं, ठीक है, उनके बेबी हुए आपके जैसे मम्मी पापा, ठीक है, तो आपके जो दादा दादी की जनरेशन थी उससे नेक्स्ट जनरेशन कौन है, आपके पेरेंट्स। अब आपके पेरेंट्स के आगे आप हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या है, आप हो, ठीक है ना। तो आप अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से क्या है, नेक्स्ट जनरेशन है। आपके पेरेंट्स की और आपके अंदर एक जनरेशन का लेवल है, ठीक है। तो जो करेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से अगले जनरेशन में आते हैं, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, मतलब बच्चों में आते हैं। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, ठीक है। तो पेरेंट्स से जो बच्चों में आते हैं उन गुणों को आप क्या बोलते हो, हेरिडिटी बोलते हो। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हो, हेरिडिटी बोलते हो या फिर अनुवांशिकता बोलते हो। ठीक है, समझ आया यहां तक। अब देखिए इसके साथ साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आता है, मतलब ये है आपका वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज, ठीक है। विविधता, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विविधता। विविधता क्या होती है, विविधता क्या होती है, वो गुण जो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से अलग हैं, वो गुण जो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से अलग हैं। क्यों अलग हैं, क्योंकि उनके अंदर भी बदलाव आते जा रहे हैं, ठीक है, और हमारे अंदर भी आगे बदलाव आते जा रहे हैं। तो जो गुण हमारे हमारे पेरेंट्स से अलग होंगे वो क्या होंगे, आपके वेरिएशन के अंदर आएंगे, वो क्या होगी, आपकी विविधता के अंदर आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी बताया था ना भाई, आपके जो बाल हैं वो पापा जैसे, आंखें हैं वो मम्मी जैसी, लेकिन कान ना तो मम्मी जैसे थे ना पापा जैसे, वो किसी और ही जैसे थे। तो जो ये कान है, कानों के अंदर जो बदलाव आया है, ना तो मम्मी जैसे थे ना पापा जैसे, तो जो ये कानों के अंदर चेंज आया है, इनके डिजाइन के अंदर चेंज आया, इनके कलर के अंदर चेंज आया, इनके साइज के अंदर जो चेंज आया है, वो चेंज क्या आता है, आपका वेरिएशन में आता है। वो चेंज क्या आता है, वेरिएशन में आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वेरिएशन, बहुत जरूरी होता है एक जनरेशन में, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन आना, ठीक है। क्यों जरूरी होता है, देखो हमारे जो दादा दादी जी थे, या फिर आपने सुना होगा कि आपकी दादाजी बोलते हैं भाई हमारे टाइम में तो ऐसे ऐसे होता था, हमारे टाइम में तो इतने हट्टे कट्टे लोग होते थे, हमारे टाइम में तो इतनी बीमारियां नहीं होती थी, ये था ये होता था, ठीक है। लेकिन आप उनके टाइम का एनवायरमेंट भी तो देखो, उनके टाइम का एनवायरमेंट भी तो देखो कितना डिफरेंट था, कितनी फ्रेश एयर थी, कितना फ्रेश फूड था, एवरीथिंग इज मोस्ट फ्रेशेबल, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा ही फ्रेशिंग चीजें थी, सब कुछ बहुत ज्यादा नेचुरल तरीके से होता था, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से होता था। लेकिन आज की जनरेशन में देखो, अपनी जनरेशन में हमारे हमारी जो बॉडी है और आपकी जो दादाजी की बॉडी है, या फिर उनके भी जो बड़े थे, उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी जो बॉडी है उनमें देखना कोई ना कोई डिफरेंस होगा ही। पावर में डिफरेंस हो सकता है, आपकी एबिलिटीज में डिफरेंस हो सकता है, मतलब आपकी क्षमताओं में डिफरेंस हो सकता है। उन्हें कभी चश्मे लगाने की हो सकता है जरूरत ही ना पड़ी हो, लेकिन आपको छोटी सी उम्र में चश्मे लग गए। क्यों, क्योंकि वो टीवी, स्मार्टफोन, एंड्रॉइड्स ये सब उस टाइम पे थे ही नहीं, तो आंखें खराब करने के लिए कोई सिस्टम था ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम अब सबसे ज्यादा देखते ही क्या, एंड्रॉइड्स, टीवीज, लैपटॉप्स, इन सब के आगे बैठे रहते हैं। तो हमारे अंदर चेंज आ गया, हमारे अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया, उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएशन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, उस टाइम पे एनवायरनमेंट अलग था, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने शरीर को ढाल रखा था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई वैसे वैसे आपका एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ, और हमारे एनवायरनमेंट की वजह से ही हमारे अंदर चेंजेस आने शुरू हुए। दैट्स व्हाई द चेंजेस आर इम्पोर्टेंट। चेंज इंपॉर्टेंट होता है क्यों, ताकि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अच्छे से रह सकें, ठीक है। हमारे आसपास के वातावरण के अंदर हम अपने शरीर को ढाल सकें, हम अपने शरीर को अपने वातावरण के अनुसार रख सकें। तो इस वजह से आपकी जो वेरिएशंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी होती हैं।
ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे जिराफ का एग्जांपल लेते हैं। पहले बोला जाता था कि जब अर्थ का मतलब फॉर्मेशन हुई थी तो जिराफ की गर्दन बिल्कुल हिरन की गर्दन जैसी थी, बहुत छोटी, हिरन की गर्दन जैसे थी, बिल्कुल बहुत छोटी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हिरन की गर्दन इतनी लंबी हो गई, सॉरी जिराफ की गर्दन इतनी लंबी हो गई? क्यों? देखो, जो जिराफ था पहले नीचे घास खाता था, पेड़ छोटे छोटे होते थे तो उनके पत्ते वहीं से खा लेता था नीचे से झुक के, इसलिए उसकी गर्दन छोटी थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे हुआ मतलब जैसे जैसे उसकी जनरेशन चेंज हुई, वैसे वैसे नीचे का घास वगैरह खत्म हो गया, तो अब जिराफ को खाना खाने के लिए प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, वैसे वैसे उसने अपनी गर्दन को लंबा करना शुरू किया, मतलब खींचना शुरू किया। खींचने की वजह से उसकी जो गर्दन है वो लंबी होती चली गई। उसको खाना खाने के लिए पेड़ों के ऊपर लगे पत्तों को खाना पड़ता था, खाने के लिए उस पेड़ों के पत्तों को खाना पड़ता था, तो जिसकी वजह से वो अपनी गर्दन को स्ट्रेच करता था, खींचता था। अब जितनी गर्दन खींचेगी उतनी ज्यादा लंबी होगी, है ना, उतनी ज्यादा लंबी होगी, तो जिसकी वजह से आज जो जिराफ है उसकी गर्दन इतनी लंबी होती है। ये मतलब एक बोल सकते हो वेरिएशन है, एक एग्जाम्पल होता है वेरिएशन का। ठीक है, अब देखते हैं हमारी डेफिनेशंस वेरिएशन में क्या है। डिफरेंस इन ट्रेट्स बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, मतलब हमारे माता पिता के गुणों के अंदर और बच्चों के गुणों के अंदर जो बदलाव आए हैं उनको हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं या वेरिएशन कहते हैं। अब आपके पास वेरिएशन दो टाइप्स की होती है, सोमैटिक एंड गैमेटिक। सोमैटिक का मतलब होता है शारीरिक बदलाव। शारीरिक बदलाव मतलब शारीरिक कोशिका के बदलाव। ठीक है, शारीरिक कोशिका के बदलाव, शारीरिक कोशिका जैसे 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 एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज किसी के पेरेंट्स की एक उंगली कट गई है या फिर एक्सीडेंट में टूट गई है, हाथ टूट गया है या कुछ भी। ठीक है, एक चेंज उसके हाथ पैरों में लगा लो, भाई ये सपोज ये वाली उंगली कट गई, ठीक है ना, ये फर्स्ट वाली उंगली ये चली गई, खत्म हो गई। लेकिन उसके जो बेबी आएंगे क्या उनमें भी वो उंगली खत्म रहेगी? नहीं ना, उनके बच्चों में तो पांचों की पांचों उंगलियां होंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि माता पिता की एक या दो उंगली कट गई तो बच्चों की भी ऑटोमेटिक कटी हुई आएगी, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, तो वो जो गुण है वो कौन से गुण है आपके? सोमैटिक है, मतलब शारीरिक कोशिका के गुण हैं। शारीरिक कोशिका विभिन्नता, कोशिका विविधता या विभिन्नता एक ही बात होती है। अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चूहे की पूंछ कटी हुई है। ठीक है, चूहे की पूंछ कटी हुई है तो जो छोटा चूहा आएगा क्या उसकी भी पूंछ नहीं होगी? क्या उसकी भी पूंछ कटी हुई होगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर तो सबका सेम ही रहेगा, जैसे जैसे चलता रहा वैसे वैसे सेम रहेगा, है ना। तो ये जो चेंजेस हैं ये कौन से चेंजेस हैं? आपके सोमैटिक वेरिएशंस के चेंजेस हैं, मतलब शारीरिक कोशिका के बदलाव हैं। ठीक है, शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनमें आने वाले बदलाव को हम क्या कहते हैं? शारीरिक कोशिका के बदलाव। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे सपोज किसी के फादर हैं, वो बॉडी बिल्डर हैं। ठीक है, मतलब फाइट्स करते हैं, वो बोलते हैं ना ये, अरे वो बॉक्सिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो उसका जो बेबी होगा क्या वो भी बॉक्सर होगा? क्या वो भी मसल्स लेके पैदा होगा? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। ये तो अपने गुण है भाई, हमें बनाने पड़ते हैं। ठीक है, हमारे अंदर वो गुण हमें फॉर्म करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। तो ये गुण कौन से हैं? सोमैटिक वेरिएशन। समझ आई? समझ आई। अब उसके बाद दूसरे हैं गैमेटिक। गैमेटिक कौन से होते हैं? ये होते हैं वंशानुगत। कौन से होते हैं? वंशानुगत बदलाव। वंशानुगत बदलाव कौन से हो गए? जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी के जो बाल थे वो करली थे, घुंघराले बाल थे। ठीक है, अब आपके पापा के जो बाल हैं वो घुंघराले नहीं है घुंघराले। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके बाल दादी जी के ऊपर गए थे तो नहीं हुए घुंघराले भाई। ठीक है, लेकिन जो आगे आने वाले पोता पोती थे, जो दादाजी के जो पोता पोती हुए, मतलब आपके जो पेरेंट्स थे उनके जो बच्चे हुए, अब उन बच्चों में से एक के बाल घुंघराले हो गए, जबकि माता पिता में से किसी के भी बाल घुंघराले नहीं थे। तो ये सब कहाँ से आया? ये बदलाव कहाँ से आया? आपके दादाजी से आया। ठीक है,
दादाजी से आने वाले बदलाव को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? जेनेटिक का, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन सेल्स के अंदर जो बदलाव होते हैं वो, ठीक है ना, वंशानुगत, या फिर आप इसको बोलते हो जनन बदलाव। जनन बदलाव का मतलब भी यही है भाई, जन्म के अनुसार जो बदलाव होता है, रिप्रोडक्शन की वजह से जो बदलाव आते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जो मम्मी है वो बहुत ज्यादा गोरी है, आपके जो फादर हैं वो सावले पड़ते हैं, थोड़ा सावले हैं, कलर उनका थोड़ा डल है, ठीक है। तो जो बेबी हुआ, बेबी आएगा, वो आपका मिक्सचर है, ना तो ज्यादा सावला है ना ज्यादा गोरा है, ठीक है ना, मिक्सा कलर है, ना ज्यादा गोरा है ना ज्यादा सावला है, मतलब सावला आपके पापा जी जितना नहीं है और गोरा आपकी मम्मी जितना नहीं है, तो दोनों में से बदलाव हो गए, ना तो उन जैसा ना तो उन जैसा, तो बदलाव हुआ ना, बदल गया ना उसका कलर। तो उस वजह से जो, मतलब जन्म की वजह से जो बदलाव आएंगे, जो आपके गैमेट्स की वजह से जो बदलाव होंगे, डीएनए की वजह से जो बदलाव आएंगे, वो होंगे आपके जनन बदलाव या फिर गैमेटिक वेरिएशन, ठीक है। क्या होंगे आपके? गैमेटिक वेरिएशन, मतलब जन्म के अनुसार जो बदलाव आएंगे वो, उनको बोला जाएगा गैमेटिक वेरिएशन, जनन बदलाव, ठीक है। क्या समझ आया अभी मैंने जो समझाया? जो बदलाव आपको आपके पेरेंट्स की वजह से मिलते हैं, आपके माता पिता के कारण मिलते हैं, आपके डीएनए की वजह से मिलते हैं, आपके वंश की वजह से मिलते हैं, वो कौन से? गैमेटिक। और जो आपके शारीरिक बदलाव आप खुद लेकर आते हो, जैसे पढ़ाई में तेज होना, कसरत करके अपनी बॉडी मसल्स बना लेना, या फिर चोट लगने की वजह से कुछ उंगली वगैरह का टूट जाना, तो ये जो शारीरिक बदलाव है, मौसम के अनुसार जो बदलाव है, वो सब क्या है? आपके सोमैटिक वेरिएशन, ठीक है। इनका एक बार अच्छे से डिफरेंस कर देते हैं। देखो, सोमैटिक है वो कहाँ होते हैं? इन आवर बॉडी सेल्स, इन आवर बॉडी सेल्स, मतलब शारीरिक कोशिकाओं के अंदर होते हैं, जो हमारे अंदर नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर होते हैं ये, ठीक है। लेकिन ये गैमेटिक कहाँ होते हैं? आपके इन गैमेट्स होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं या फिर सेक्स सेल्स में होते हैं। जैसे आपको पता है ना रिप्रोडक्शन में कौन से सेल्स आते हैं? एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ये पेयरिंग होती है इनकी, है ना। तो उन सेल्स की वजह से जो बदलाव आए हैं, डीएनए की वजह से जो बदलाव आए हैं, वो क्या होंगे? आपकी गैमेटिक। अब देखो, नाइदर इनहेरिटेड और नॉट ट्रांसमिटेड, मतलब ना तो ये इनहेरिट होते हैं, अनुवांशिक होते हैं, और ना ही आगे किसी में ट्रांसफर हो सकते हैं। आपके पापा हैं वो एक साइंटिस्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट है कि वो एक साइंटिस्ट हैं, लेकिन हो सकता है कि आप बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छे ना हो, ठीक है। या फिर आपके जो पेरेंट हैं, वही बात है कि धोनी की जो बेटी है वो धोनी के जैसे क्रिकेट तो नहीं खेलेगी, ठीक है, नहीं भी खेल सकती, भाई खेल भी सकती है, नहीं भी खेल सकती, वो तो उसकी इंटरेस्ट के ऊपर है ना, लेकिन वो अपने पेरेंट के प्रोफेशन में ही जाएगा, ऐसा कोई वो हो नहीं सकता, ठीक है। वो उनकी काबिलियत थी अच्छी कि वो अच्छे से क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब जो धोनी की जो बेटी होगी, क्या उसके अंदर वो काबिलियत हो या ना हो, हमें क्या पता, होगी तो भी ठीक है और ना होगी तो भी ठीक है, ठीक है। तो जो सोमेटिक होते हैं ये कभी भी ट्रांसमिट नहीं होते, मतलब अपने बच्चों के अंदर नहीं जाते, पेरेंट्स के जो गुण हैं वो बच्चों के अंदर नहीं जाते, वे गुण जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर नहीं आते। अब गैमेटिक क्या है? ये इनहेरिटेड भी होते हैं एंड एज वेल एज ट्रांसमिट भी होते हैं, ये अनुवांशिक भी होते हैं और आगे ट्रांसमिट भी होते हैं, मतलब आगे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर भी किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे करली हेयर्स, घुंघराले बाल, ठीक है, घुंघराले बाल आपके दादाजी के हैं और उसके बाद आपके नहीं हुए तो, मतलब आपके पापा के नहीं हुए तो आपके हैं, हो सकता है कि आपके बेटे के हों और उसके ना हो तो आपके पोता पोती में हो। मतलब ये जो गुण जो आपके डीएनए से चलते आ रहे हैं, आपके पीछे से दादा से, पापा से, मम्मी से, इन सब से जो चलते आ रहे हैं, वो गुण क्या होंगे? आपके गैमेटिक होंगे, ठीक है, वो गुण क्या होंगे? आपके गैमेटिक होंगे। अब इसके अंदर जैसे हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिया, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने इसमें ले लिया जैसे
बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, या फिर जैसे टेल कट, टेल कट रैट, भाई जिसकी वो चूहा जिसकी पूंछ कटी हुई है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे मैंने लिया कर्ली हेयर्स, कर्ली हेयर्स, कलर, आपका जो स्किन कलर है, आपका जो स्किन कलर है, स्किन कलर, या आपकी जो हाइट है, हाइट भी भाई पापा जितने लंबे हैं, मम्मी जितने लंबे हैं, ये सब चलता है ना, ये सब चलता है। तो इन सब को ये एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारे गेमेटिक्स तो होंगे जो जैसे लंबाई है, बोल देते हैं कि आपके पापा जितने लंबे हैं, या फिर आपके दादाजी जितने लंबे गए हैं बच्चे, ठीक है। और इसके अंदर जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, भाई मान लो एक चूहे की पूंछ कट जाती है, तो क्या वो जो छोटा चूहा आएगा क्या उसकी भी पूंछ नहीं होगी? उसकी तो पूंछ होगी, है ना। तो ये सब है इसके अंदर, ठीक है, ये सब है इसके अंदर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि आपकी जो वेरिएशन है वो आपकी आती ही क्यों है। देखिए, अब देखते हैं बदलाव, मतलब वेरिएशंस किसकी वजह से आते हैं। वेरिएशंस आपके रिप्रोडक्शन की वजह से आते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन जनन प्रक्रिया की वजह से आते हैं। जनन प्रक्रिया आपके पास दो तरह की थी, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वन पेरेंट होता है, सिर्फ एक ही माता पिता से, एक ही माता है या फिर कोई पिता है उससे ही बेबी प्रोड्यूस होना, क्या होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दो माता पिता मिलके एक बच्चे को पैदा करते हैं, वो क्या है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं बदलाव इन दोनों में अलग अलग कैसे आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशंस है वो आपके लार्ज होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, सपोज मदर एंड फादर, ठीक है, इनके पास इनके 6 क्रोमोसोम्स हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है ना। ऑफ स्प्रिंग बनेगा कैसे, बेबी आएगा कैसे? अब देखो, मदर में कौन से होते हैं आपके एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स एंड एक्स, और फादर में कौन से होते हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो इसमें से सपोज एक्स क्रोमोसोम आया और इसमें से भी एक्स क्रोमोसोम आया, तो देखो ये तो मदर का था लेकिन ये तो फादर का था, दोनों डीएनए अलग अलग हो गए, ये डीएनए मदर का, ये डीएनए फादर का, या फिर यहां पर मैंने लगा दिया वाई आया, बाय चांस यहां से वाई आ गया। तो अब देखो मदर और फादर, मदर थी आपकी बहुत ज्यादा गोरी चिट्टी, फादर है आपके थोड़े सावले कलर के, तो दोनों के गुण आ गए ना, दोनों के गुण आ गए, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे, तो जो बेबी होगा वो तो उन दोनों से अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके भी गुण अलग हैं, इसके भी गुण अलग हैं, इसके डीएनए भी इसके पेरेंट से रिलेटेड है, इसके पेरेंट, इसके जो डीएनए है, इसका जो गुण है वो इसके पेरेंट से रिलेटेड है। तो अलग अलग फैमिलीज से होने की वजह से इनके जो गुण होंगे वो भी अलग अलग होंगे, और जो इनका प्रोडक्शन होगा, मतलब जो इनका बेबी होगा उसके गुण भी अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि वो दो से मिलके बनता है, दो अलग अलग से मिलके एक बनता है, ठीक है। जबकि असेक्सुअल में क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट होता है, सिर्फ एक पेरेंट होता है, मतलब अगर मान लो कि x और x है तो इसका जो आगे आने वाला है वो भी XX होगा और वो भी XX होगा। असेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट से बार 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 सेम डीएनए आ रहा है, सेम आपका गुण चलते आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे रोज का प्लांट ले लो, गुलाब का पौधा, ठीक है। गुलाब के पौधे को कैसे लगाते हो तुम? कलम के द्वारा लगाते हो, कलम काट के लगाते हो ना, टहनी के उससे लगाते हो। तो जो गुलाब का पौधा जिसकी टहनी हमने लगाई वो भी बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे ही गुलाब बनाएगा। अगर वो पीले गुलाब के पौधे की आपने डंडी लगाई है, टहनी लगाई है, तो वो जो नया पौधा उगा है वो भी पीले गुलाब ही बनाएगा। जितने बड़े वो गुलाब बनाता था उतने बड़े ही वो गुलाब बनाएगा,
ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस आएगा भी तो भी मिट्टी की वजह से हो सकता है या पानी की वजह से हो सकता है, इनकी वजह से अ लिटिल डिफरेंस, बहुत ज्यादा छोटा डिफरेंस जो आपको कभी नजर ही नहीं आ सकता। कई सारी जब उसकी पीढ़ियां चली जाएंगी ना, कई सारी 10 से 15 पीढ़ियां भी चली जाएं, तब भी आपको वो माइनर सा ही दिखेगा अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो। वो बहुत ज्यादा छोटा बदलाव आता है, ठीक है, जिसको हम नोटिस नहीं करते। लेकिन सेक्सुअल में आपका बहुत बड़ा बदलाव आता है। अभी मैंने जैसे बताया, गोरी चिट्टी मम्मी सावले से पापा, तो जो बेबी हुआ वो ना तो गोरा था ना तो सावला था, ठीक है। तो वो जो बदलाव हुआ वो तो दिखता है, कलर तो आप देख सकते हो, स्किन कलर, कि भाई वो ना तो गोरा है ना तो सावला है, हल्का है ना। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो वेरिएशंस है, ये किसके हैं? ये गुलाब के पौधे का जो एग्जाम्पल लिया था वो किसका है? एसेक्सुअल का है, मतलब जहां पे जो बदलाव है बहुत ज्यादा छोटा होता है। सेक्सुअल में क्या होता है, आपका जो बदलाव है वो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद सेक्सुअल में क्या होता है? क्यों? क्रॉस ओवर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो बेबी आता है वो कैसे होता है? XX क्रोमोसोम किसके? मम्मी के। XY क्रोमोसोम किसके? पापा के। यहां से Y, यहां से X, तो क्या बना? बेबी बॉय, है ना। और यहां से अगर X आ गया और यहां से भी X आ गया तो क्या बना? बेबी गर्ल। क्या बना? बेबी गर्ल, ठीक है। तो इसकी वजह से देखो भाई, इन दोनों की क्रॉस हो रही है, क्रॉस सेपरेशन हो रही है, क्रोमोसोम्स है वो आपस में क्रॉस होके जा रहे हैं। इसका क्रोमोसोम इसके पास आ रहा है, इसका क्रोमोसोम इसके पास आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है? बदलाव आ रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है? बड़ा बदलाव आ रहा है। लेकिन इसके अंदर ड्यू टू स्मॉल इन अकरेंस, मतलब छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी त्रुटि या छोटी सी कमी की वजह से डीएनए के अंदर छोटा सा स्मॉल चेंज आता है कॉपी होने में। जो बाय चांस आपने भाई टहनी काट के, वो वहां की मिट्टी अलग थी लेकिन आपने दूसरे शहर में जाके लगा दी, वहां की मिट्टी अलग थी, तो लिटिल डिफरेंस आएगा डीएनए के अंदर, लिटिल सा छोटा सा डिफरेंस आएगा, वो भी बिल्कुल मिट्टी की वजह से या पानी की वजह से, ठीक है, जिसको आप नोटिस ही नहीं करोगे, ठीक है। तो ये जो चेंज होता है ये बहुत ज्यादा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि एक ही पेरेंट से बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है ऐसा जनन जो इसमें केवल एक ही माता पिता इंक्लूड है, सिर्फ एक ही माता पिता से बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन इसके अंदर माता और पिता दोनों का इंक्लूड होना जरूरी है, माता और पिता दोनों का होना जरूरी है, जिसकी वजह से जो बेबी आता है उसके अंदर भी डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। अब ये वेरिएशन मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट होता है किस वजह से, इंपॉर्टेंस बताती है। इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी आपके साथ अभी डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट उसको एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। भाई अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढालने के लिए वो जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे पहले हम क्या थे? आदि मानव, ठीक है, जंगलों में रहते थे, तो जो इंसान था उसके शरीर के ऊपर बड़े बड़े बाल होते थे, बिल्कुल बंदर के जैसे बड़े बड़े बाल, जैसे जानवरों के होते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ, बदला, आगे इंक्रीज हुआ, टाइम जनरेशन इंक्रीज हुई, वैसे वैसे जो ह्यूमन था वो क्या हो गया? मॉडिफाई हो गया, ठीक है, एक अच्छा खासा एजुकेटेड पर्सन बन गया, ठीक है ना। तो उसने अब देखो कि तुम्हारे शरीर के ऊपर क्या इतने लंबे लंबे बाल होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम पे लंबे बालों की जरूरत पड़ती थी उनको, गर्मी के टाइम पे उनके बाल ऑटोमेटिक झड़ जाते थे, लेकिन सर्दी के टाइम पे ऑटोमेटिक उगते भी थे। क्यों? ताकि उनका जो शरीर है वो सर्दी से बचा रहे। उनके बाल उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते थे, ठीक है। लेकिन अब सर्दी हो या गर्मी हो, हम तो कपड़े पहन लेते हैं, हमें तो बालों की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारे शरीर के ऊपर बाल नहीं आते, समझ आई। पहले वो थोड़ा झुककर चलते थे तो उनकी पूंछ होती थी, आदि मानव थे वो थोड़ा झुककर चलते थे, दोनों हाथों के और पैरों के बल चलते थे जैसे बंदर चलते हैं, तो इसीलिए उनकी पूंछ थी ताकि उनके शरीर का बैलेंस बने। लेकिन अब तो हम सिर्फ पैरों पे चलते हैं, हमारी पूंछ की तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर बैलेंस वैसे ही करता है, हमारे शरीर का संतुलन अपने आप बनता है, तो इसलिए हमें पूंछ की क्या जरूरत। तो वो वेरिएशंस जरूरी हो गए, ठीक है, वेरिएशंस हमें हमारे वातावरण के अनुसार जरूरी हो गए। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट एडवांटेजेस। अलग अलग इंसान है, उसके अंदर बदलाव भी अलग अलग आते हैं, तो उसकी एडवांटेजेस भी अलग अलग होती हैं,
ठीक है, उसके जो गुण हैं, उनके जो फायदे हैं वो भी अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे राजस्थान है, राजस्थान के लोग क्या होंगे, थोड़े लंबे हट्टे कट्टे या फिर थोड़ा डार्क कलर, ठीक है। लेकिन जो पहाड़ी एरिया के लोग हैं, पहाड़ी एरिया के लोग, उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी हाइट छोटी, ठीक है, लेकिन गोरा रंग, गोरे चिट्टे हट्टे कट्टे, मोटे तो वो भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो मोटे नहीं होते, लेकिन वो उनकी और उनकी सेहत में बहुत फर्क होता है। किसकी वजह से? उनके एनवायरनमेंट की वजह से। राजस्थान में रहने वाले लोग उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वैसे हैं, क्योंकि राजस्थान में गर्मी होती है, राजस्थान में पानी की कमी होती है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो वहां के एनवायरनमेंट को पहाड़ों के एनवायरनमेंट से अलग अलग करती है, वातावरण को दोनों अलग अलग होते हैं। तो दोनों वातावरण में जो रहने वाले लोग हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके अंदर बदलाव आते हैं, और वो बदलाव उनके लिए लाभकारी होते हैं, उनके लिए फायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो हर एक पर्सन के अंदर, हर एक जीव के अंदर, लिविंग थिंग के अंदर जो डिफरेंस है वो सेपरेट है, अलग अलग है, और वो अलग अलग ही फायदेमंद है, ठीक है ना। अब उसके बाद इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल, ये हमारे जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे जैसे हमारे अंदर बदलाव आएंगे वैसे उसका मतलब क्या है कि हम अपने वातावरण के अनुसार ढलते हैं, और अगर हम वातावरण के अनुसार ना ढलें तो हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब तुम्हें आदत है नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहने की, ठीक है, सर्दी के टाइम पे सर्दी अटेंड कर ली, गर्मियों के टाइम पे गर्मी, लेकिन सपोज करो कि तुम्हें ऐसे एनवायरनमेंट में ले जाके छोड़ दे जहां पानी बर्फ होता हो, बिल्कुल बर्फीले एरिया में, क्या तुम वहां ज्यादा दिन जिंदा रह सकते हो? नहीं, तुम्हें आदत नहीं है वहां की, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डायनासोर, पहले के जो बड़े बड़े डायनासोर थे, एनवायरनमेंट जैसा था, वातावरण जैसा था, उनके अनुसार वो अपना था, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण बदला वैसे वैसे डायनासोर भी तो खत्म हो गए। डायनासोर क्यों खत्म हुए? क्योंकि उनका वातावरण बदल गया था, वातावरण के अनुसार उनका तो काम ही नहीं चलता था, ठीक है, भूख के कारण और उनके जो शारीरिक परिस्थितियों के कारण वो खत्म हो गए पृथ्वी से। और भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो, मान लो कि कोई पौधा है, ठीक है, जो आप गर्मियों में उगा सकते हो। गर्मियों में क्या उगा सकते हो? चावल। चावल की खेती लगभग मानसून एरिया में होती है, मतलब बारिश के टाइम पे करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो चावल मैं सीधा सर्दियों के टाइम पे लगा दूं, मतलब जो चावल का पौधा है अभी बारिश के महीने में लगना होता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास, यहाँ इसके आसपास ही लगता है, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर में ही लगता है, ठीक है। लेकिन उस पौधे को अगर मैं सितंबर अक्टूबर में ना लगा के जनवरी फरवरी में लगाऊं तो क्या वो पौधा उगेगा? नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि वातावरण उसके अनुसार नहीं है। तो वातावरण अगर हमारे अनुसार नहीं होता है तो हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो जो वेरिएशंस है वो हमारे चांसेस को बढ़ाती है, मतलब हमारे जीवित रहने की, जिंदा रहने की क्षमता को बढ़ाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो वेरिएशंस है, बदलाव है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आया यहां तक? ये था आपका टॉपिक बेसिक सा, भाई इस लेसन में आपको करना क्या है, इस लेसन में आपको करना क्या है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जॉन मेंडल ने। जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट थे जो हेरिडिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है मटर के पौधे का, ठीक है। तो जो मेंडल जी थे, उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब अनुवांशिकी के पिता इनको बोला जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आता है आपका, भाई पूछ लेते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम बताओ, तो उनका नाम है जॉर्ज जॉन मेंडल, ठीक है। अब मेंडल जी ने क्या किया? मेंडल जी ने मटर का पौधा ले लिया। मटर का पौधा क्यों लिया? और भी तो पौधे ले सकते थे। मटर के पौधे के अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा पाई जाती है, मतलब मटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मटर अलग अलग गुणों के अंदर प्रेजेंट होता है। करीबन 7 गुण होते हैं मटर के पौधे के, ठीक है। 7 गुणों में अलग अलग होता है, जैसे पीले मटर, हरे मटर, रिंकल मटर मतलब झुर्रीदार मटर, बिल्कुल गोल मटर, लंबे पौधे, छोटे पौधे, इस टाइप से 8 गुण होते हैं करीबन मटर के पौधों के अलग अलग, ठीक है। दूसरा, मटर का जो पौधा है इसकी जो लाइफ है वो बहुत छोटी होती है। भाई छोटे टाइम में ये अपने आप को अच्छे से बना भी सकता है, अपना पूरा जो जीवन चक्र है ये उसको दिखा सकता है थोड़े टाइम में,
ठीक है ना। और एक ही समय पे बहुत सारे रिजल्ट्स भी आपको दे सकता है, मतलब एक ही समय में बहुत सारे बीज भी बनाता है। ठीक है, बीज बनाएगा तो ज्यादा, जितने ज्यादा बीज होंगे उतनी ज्यादा स्टडी होगी, उतने ही ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये सब कारण थे, इन्होंने मटर का पौधा लिया। सबसे पहला तो उसके अंदर गुण अलग अलग थे, मतलब विविधताएं बहुत थी, वेरिएशंस बहुत थे। दूसरा, लाइफ टाइम शॉर्ट थी उसकी, जीवन काल छोटा था। तीसरा, रिजल्ट्स में बीज थे, जो सीड्स थे वो बहुत ज्यादा मिलते थे। ठीक है। चौथा, ये स्व परागण भी करता था, मतलब सेल्फ रिप्रोडक्शन भी कर सकता था। ठीक है, और इसको आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस भी करवाया जा सकता था। ठीक है ना। जो ये गैमेट्स का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मटर का जो पौधा था ये नेचुरल भी कर लेता था और इसको आर्टिफिशियली भी करवाया जा सकता था। तो इसके इन गुणों के कारण इन्होंने मटर के पौधे को ही चुना था। तो चलिए अब हम देखेंगे मटर के पौधे के जो एक्सपेरिमेंट है वो किस टाइप से हुए थे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड मतलब एकल संकरण। इसका मतलब क्या होता है भाई, इन्होंने सिर्फ एक ही गुण को ध्यान में रख के अपनी संतति करवाई थी, इनकी जो मटर के पौधों की वो संतति करवाई थी। ठीक है। अनुवांशिकता के बदलाव में क्या किया था, बदलाव किया था। मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, मोनोहाइब्रिड करवाया, मतलब एकल संकरण करवाया, जिसके अंदर मटर के पौधे का सिर्फ एक ही गुण उठाया। तो क्या गुण था, इन्होंने दो तरह के पौधे लिए। एक लिया लंबा पौधा, ठीक है, लॉन्ग प्लांट। ठीक है ना। दूसरा लिया इन्होंने बोना पौधा। ठीक है, दो तरह के पौधे ले लिए, लंबा और बोना। अब देखो इसमें एक टर्म आती है एलिली। एलिली होती क्या है, देखो ये मान लो कि ये बोना पौधा है, इसके अंदर ये दो मैंने लगाए हैं। ठीक है, मतलब दो क्रोमोसोम्स लगाए हैं। तो जो एकल क्रोमोसोम होगा उसको हम एलिली ही बोलेंगे। ठीक है, एकल क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, एलिली। ठीक है ना, समझ आया। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ इसके संकरण के बाद, इसके हाइब्रिड करवाने के बाद। अब इन्होंने इसका जो संकरण था वो करवाया, भाई इनकी संतति पैदा करवाई। फर्स्ट जनरेशन के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर, मतलब पहली जो इनकी पैदाइश हुई, इनकी जो रिप्रोडक्शन हुई, फर्स्ट रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हुआ, देखो इस T के साथ ये T आया, मतलब T और T। ठीक है, अब सेकंड टाइम इसी T के साथ ये दूसरा T आ जाएगा, तो ये हुआ T और T। अब इस T के साथ ये वाला T आया, तो ये बन गया T एंड T। दूसरा इस वाले T के साथ ये वाला T आया, तो ये भी क्या बना, T और छोटा T। ठीक है, देखो बन गया F1, बन गया पहला जनरेशन। तो पहले जनरेशन के अंदर चारों के चारों क्या आए हैं, आपके लंबे पौधे आए हैं। ठीक है, लॉन्ग प्लांट्स आए हैं। ठीक है, टॉल प्लांट्स आए हैं, मतलब टॉल प्लांट्स हैं सभी के सभी। तो अब इसमें देखो भाई, हमने एक तो बोना लिया था, दूसरा लिया था टॉल, लेकिन आए सभी के सभी टॉल। क्यों? क्योंकि सभी के सभी सारे क्या है, मिक्सचर हैं, किसका, टॉल का और ड्वार्फ का, मतलब लंबे पौधे का और बोने पौधे का, सभी के सभी क्या हैं, मिक्सअप हैं, मिक्सचर हैं। ठीक है ना, मिक्सअप है, इनके जो वेरिएशंस है वो हैं। तो इसके अंदर आपको पता चलता है कि जो गुण है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डोमिनेंट, मतलब डोमेन बोल सकते हो। एक होता है रिसक्सेसिव। अब देखो डोमिनेंट जो गुण है, डोमिनेंट मतलब
डोमिनेंट का हिंदी में मतलब होता है उपार्जित गुण, ठीक है, मेन मुख्य गुण। डोमिनेंट जो गुण होते हैं वो होते हैं प्रभावी गुण। प्रभावी गुण मतलब जो अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं, और रिसेसिव होते हैं अप्रभावी गुण। अप्रभावी गुण जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ लंबाई का जो गुण है वो चारों के अंदर आ गया, ठीक है। चारों जो पौधे हुए थे, बच्चे जो बेबी प्लांट्स जो आए थे वो चारों के चारों लंबे थे। इसका मतलब जो टॉलनेस का करेक्टर था, लंबाई का जो गुण था वो क्या था, प्रभावी गुण था, मतलब डोमिनेंस था, ठीक है। लेकिन बोने पौधे के गुण यहाँ छिप गए, बोने पौधे के गुण यहाँ छिप गए, तो ये कौन सा गुण हुआ आपका, अप्रभावी गुण हो गया, ठीक है। एक और मैंने आपको यहां पर टर्म बताई थी, एलिली क्या होती है। एलिली इसका मतलब होता है युग्मक। युग्मक, युग्मक मतलब मैंने अभी बताया भी, क्रोमोसोम के एक पेयर को, क्रोमोसोम के एक युग्म को, एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, युग्मक बोलते हैं या फिर एलिली बोलते हैं। समझ आई ये बात। अब देखते हैं इस टी और टी को। भाई दो पौधे थे, ठीक है, दो के हमने ये चार पौधे बना दिए, इनके गुण पता चल के भी चारों के चारों लंबे आए हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैंने इन चारों पौधों को उठा लिया फिर से, इन चारों पौधों को उठा लिया फिर से, या फिर सिर्फ एक जोड़े को उठा लो। भाई इनमें से दो पौधों को उठा लिया मैंने, ठीक है, ये दो पौधे उठा लिए। तो अब क्या हुआ, इस टी का पेयर इस टी के साथ क्या बना, टी टी। इस टी का पेयर इस टी के साथ क्या बना, टी छोटा टी, ठीक है। अब इस टी का पेयर इस टी के साथ तो क्या बनेगा, भाई टी छोटा टी, और इस टी का पेयर इस टी के साथ तो क्या बनेगा, दोनों के दोनों छोटे टी। ये बात समझ आई। भाई मैंने इनकी जो संतति आई थी, F1 जो आपके पास जनरेशन आई थी, उस जनरेशन से मैंने दो पौधे ले लिए, उन दो पौधों को मैंने फिर से हाइब्रिड करवाया, मतलब फिर से उनकी पैदाइश करवाई, फिर से उनको आपस में रखा और रिप्रोडक्शन करने के लिए कहा। तो अब की बार जो मेरे पास F2 जनरेशन आई है वो देखो कैसी आई है। ये तीन कैसे आए हैं आपके, लंबे, कैसे आए हैं, लंबे मतलब टॉल। लेकिन ये कैसा आया है, शुद्ध बोना, बिल्कुल प्योर बोना, बिल्कुल अपने दादी जैसा, ठीक है। तो अब आपके पास F2 की जो जनरेशन है, F2 का जो वंश है, उसकी क्या रेशो आई है, 3:1 आई है। क्या रेशो आई है, 3:1 आई है। जबकि इसमें जो रेशो थे वो दोनों ही क्या थे, बराबर थे, चारों के चारों कैसे थे, एक जैसे थे, है ना। लेकिन इसकी जो जनरेशन आई है वो 3:1 आई है, मतलब 3 पौधे लंबे आए हैं, जबकि एक पौधा क्या आया है, बोना आया है। समझ आ गई, समझ आ गई। मतलब क्या था कि जो शुद्ध गुण थे वो कौन सी पीढ़ी में प्रदर्शित हुए, ये आपकी पहली पीढ़ी थी, ये इसकी दूसरी पीढ़ी थी, और जो इसके बाद ये वाली जो पीढ़ी आई ये कौन सी थी, तीसरी पीढ़ी थी। तो जो गुण, शुद्ध गुण के जो प्रदर्शन हुआ वो कौन सी पीढ़ी में जाकर हुआ, तीसरी पीढ़ी में जाकर हुआ। ये इन्होंने यहाँ पर निष्कर्ष निकाल दिया। भाई तीसरी पीढ़ी में यहाँ पर आपको गुण दिखाई दिए किसके, पहली पीढ़ी के, ठीक है। पहली पीढ़ी के गुण, शुद्ध गुण कहाँ दिखाई दिए, आपके तीसरी पीढ़ी के अंदर दिखाई दिए। ये था इसके मटर का पहला एक्सपेरिमेंट, मटर का पहला एक्सपेरिमेंट, जिसके निष्कर्ष हम निकाले थे कि जो F1 संतति थी उसके अंदर दो तरह के गुणों का पता चला, प्रभावी और अप्रभावी गुण, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। मतलब प्रभावी गुण जो अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं, जिनका प्रभाव आपको दिखाई दे जाता है, डोमिनेंट। रिसेसिव या अप्रभावी गुण जिनका आपको प्रभाव नजर नहीं आता या जिनका प्रभाव छुप जाता है, ठीक है ना। अब इनके अंदर भी देखो भाई, छोटा टी तो था ना, छोटा टी तो था, लेकिन इसका गुण तो नहीं आया। इसका गुण तो बोनेपन का था, लेकिन इसका गुण तो नहीं आया, तो इसका गुण छुप गया। इसका मतलब इसका कैसा गुण है, अप्रभावी गुण है। जबकि टी का गुण आ गया था, लंबे टी का मतलब क्या था, लंबा पौधा, तो उस गुण, वो गुण आ गया था, जिसकी वजह से डोमिनेंट हुआ। अब
अगले में अब इससे रिलेटेड एक अपने ह्यूमंस में एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स तो हैं लंबे लंबे, ठीक है, हाइट अच्छी खासी, किसी की 5-7 है तो किसी की 6 है, लेकिन जो बेबी हुआ, जो बच्चा हुआ, उसकी जो हाइट है वो 5 भी बड़ी मुश्किल से गई, मतलब उसकी जो हाइट है वो पेरेंट्स से बहुत ज्यादा छोटी रह गई। तो इसके अंदर वही तो केस हुआ ना, वही तो केस हुआ भाई। पेरेंट्स बेशक से लंबे थे, यहाँ पेरेंट्स दोनों ही लंबे थे, लेकिन एक बच्चा तो बोना हो गया, एक बच्चा तो बोना हो गया। तो क्यों हुआ? वो अपने दादा दादी की वजह से हुआ, है ना। तो इसी टाइप से जो लंबे लंबे पेरेंट्स का जो एक छोटा बच्चा हो जाता है, मतलब हाइट में थोड़ा कम बेबी होता है, उसका रीजन उसके वंश से ही होता है। या तो उसकी दादी होगी हाइट में कम, या उसके दादाजी हाइट में कम होंगे, या फिर उनके भी पेरेंट्स होंगे वो हाइट में कम हो सकते हैं, या फिर चाचा चाची के गुण ऐसे हो सकते हैं जो हाइट में कम हो। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन होती ही ये वंशानुगत है, ठीक है, वंश के अनुसार है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये वंश के अनुसार ही हो सकता, उसको बीमारी भी हो सकती हो, ठीक है, उसके जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनके अंदर कमी आ जाए। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वेरिएशंस आ सकते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने बहुत सारे गुणों को लेकर हमारा मटर के पौधों का संकरण करवाया था, हमारे मटर के पौधों का संकरण करवाया था। तो चलिए इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। उसके बाद मेंडल ने डाइहाइब्राइड करवाया, मतलब 2 गुणों को एक साथ ट्रेट करवाया, 2 गुणों को एक साथ मिक्सअप किया और फिर रिजल्ट को देखा। सबसे पहला जो गुण था वो उन्होंने गोल और पीला मटर लिया था, मतलब एक ऐसा पौधा लिया था जिसके बीज गोल और पीले थे। दूसरा, उन्होंने इस तरह का पौधा लिया कि उसके अंदर हरे बीज तो थे लेकिन झुर्रीदार थे, ठीक है, वो प्रॉपरली गोल नहीं थे, सिकुड़े हुए थे, वो बोलते लो क्वालिटी के थे, ठीक है। तो अब देखो, जब उन्होंने उन दोनों को करवाया एक साथ में हाइब्राइड, तो क्या हुआ? इसका गोल और पीला गुण, उसका हरा और झुर्रीदार गुण, इन दोनों को एक साथ करवा दिया, ये वाला गुण बन गया, ठीक है। मतलब ये बीज जो हुआ, ये जो नया बीज बना, ये गोल तो था लेकिन कैसा था, सॉरी, ये कैसा बना था? गोल और झुर्रीदार बना था। कैसा बना? गोल तो बना लेकिन कैसा बना? झुर्रीदार, ठीक है, कैसा बन गया? झुर्रीदार। भाई कुछ गुण उसके भी आ गए और कुछ गुण उसके भी आ गए, ठीक है। तो इस टाइप से इन्होंने आगे और भी पौधों का जब संकरण करवाया तो इस टाइप से एक टेबल तैयार हुई। टेबल तैयार हुई कैसे? प्योर का इम्प्योर के साथ करवाया, मतलब बड़े आर और बड़े वाई की एलली ली, स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ युग्म लिए, बड़ा आर और बड़ा वाई, छोटा आर और छोटा वाई। तो अब रिजल्ट देखो क्या क्या बनेंगे, रिजल्ट देखने थे हमें क्या क्या बनेंगे। सबसे पहला तो बिल्कुल प्योर गोल लेकिन पीला बनेगा, बिल्कुल शुद्ध, ठीक है, जैसे उसमें करवाया था ना, तीसरी संतति आपकी शुद्ध हो गई थी। तो ये आपकी F1 जनरेशन है, ये आपकी है F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में देखिए क्या आया है। F2 जनरेशन में आपके पास ये जो मैंने ब्लैक कलर में लिखे हैं, ये ब्लैक कलर के हैं आपके गोल, ठीक है, लेकिन पीले, ठीक है। और जो ये रेड कलर के लिखे हैं मैंने, ये हैं आपके झुर्रीदार हरे या झुर्रीदार पीले, इस टाइप से, ठीक है। तो अब देखो सिर्फ ये वाला जो गुण है, सिर्फ ये वाला जो गुण है, ये कैसा है? इसके जैसा है, दोनों के दोनों छोटे, डबल आर मतलब स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसका मतलब झुर्रीदार और हरा सिर्फ एक पौधा बना है, झुर्रीदार और हरे बीजों वाला सिर्फ एक पौधा निकला है इतने सारे पौधों में से। 16 प्लांट्स आपके पास रिजल्ट के तौर पर आए, और 16 प्लांट्स में से एक प्योर प्लांट तो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा निकला है, और एक प्योर प्लांट बिल्कुल अपने झुर्रीदार हरे पेरेंट जैसा निकला है, ठीक है। बाकी सब कैसे आए भाई? बाकी सब कैसे आए? तो देखो ये रिजल्ट्स मैंने यहां लिखे हैं आपके। रिजल्ट देखिए, गोल और पीले तो कितने आए हैं आपके पास? 9। कितने आए हैं? 9। मतलब जो गोल भी थे और पीले भी थे, ऐसे गुणों वाले कितने आए हैं आपके पास? 9 प्लांट्स आए हैं, 9 पौधे ऐसे आए हैं जिनके बीज गोल और पीले हुए।
फिर उसके बाद गोल तो थे लेकिन हरे रंग के थे, गोल तो थे लेकिन हरे रंग के थे। ऐसे आपके पास 3 आए थे, 3 पौधे ऐसे आए जो गोल तो थे लेकिन हरे रंग के थे। इसी टाइप से झुर्रीदार और पीले आपके पास 3 पौधे आए। भाई पीले रंग तो पीला हो गया उनका, लेकिन जो शेप थी वो इस जैसी होगी। भाई रंग तो इस वाले पौधे से मिल गया लेकिन शेप आपको इस पौधे से मिली, ठीक है। तो ऐसे पौधे भी आपके पास 3 आ गए। और एक बिल्कुल प्योर आया झुर्रीदार हरा, एक बिल्कुल प्योर आया झुर्रीदार हरा, ठीक है। ये आपके पास 2 तरह के एक्सपेरिमेंट इसने मटर के पौधे से करवाए। पहला एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्राइड था, दूसरा एक्सपेरिमेंट डाइहाइब्राइड था। मतलब एक पहला जो एक्सपेरिमेंट क्या था सिर्फ एक गुण के ऊपर आधारित था, लेकिन अगला जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अगला जो एक्सपेरिमेंट हिंदी में क्या बोलते हो तुम? एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट ही बोलते होगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ, इन्होंने दो तरह के ये गुण लिए, ठीक है, 2 तरह के गुण लिए। अब उनका जो रिजल्ट आया ये आया। अब देखो आपके पास जो जनरेशन आती है, आपके पास जो संतति आती है, वो आपकी 2 तरह की आती है। जो संतति आती है आपकी वो 2 तरह की आती है। इसे रेज कर दूं प्लीज। ये है आपकी जीनोटाइप, हिंदी में बेटा इसको जीनोटाइप ही बोलेंगे। और एक आती है आपकी फिनोटाइप। इंग्लिश और हिंदी में इनके जो नाम है वो सेम होते हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देखो जीनोटाइप क्या होता है, इंग्लिश में देखते हैं हम इसको। इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में जो होता है ना, स्पेलिंग्स में आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाती है। और ये है फिनोटाइप। देखो जीनोटाइप में आपके जीन्स आते हैं, ठीक है। जीनोटाइप्स में आपके जीन्स आते हैं, मतलब वे गुण जो माता पिता की तरफ से डीएनए की वजह से हो, वे गुण जो आपके डीएनए से रिलेटेड हों, ठीक है, जिनको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जब हमने लंबे और बौने पौधे की संतति करवाई तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस टाइप से आया था। एक लंबा टी था और एक छोटा टी था, इस टाइप से कुछ रिजल्ट आया था, है ना। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जीन्स में बदलाव हो गया था। जीन्स के अंदर तो बदलाव हो गया था, मतलब एक युग्म लंबे पौधे का था, एक युग्म छोटे पौधे का था, बौने पौधे का था। लेकिन क्या वो बदलाव आपको दिखा? क्या वो बदलाव आपने देखा? नहीं देखा, ठीक है। तो वो किस तरह के पौधे थे भाई? जीनोटाइप पौधे थे। कैसे थे? जीनोटाइप थे। लेकिन फिनोटाइप में क्या आता है, उसकी फिजिक्स आती है। पी का मतलब फिजिक्स, पी का मतलब फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब बाहरी जो आवरण है वो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इनको ले लो, आप इनको देख के बता सकते हो भाई ये गोल हैं लेकिन झुर्रीदार हैं, ये हरे हैं लेकिन गोल हैं। ये आपने देखा, आपको दिख गए। इनके बाहर से जो इनका रंग था, इनकी जो शेप थी, वो सब आपको दिख गया। तो बाहरी आवरण के अनुसार जो आपके गुण होते हैं वो फिनोटाइप होते हैं। कौन से? फिनोटाइप, ठीक है। बाहरी आउटर एरिया की वजह से, मतलब आउटर जो आपका लुक है उसकी वजह से जो आपके करेक्टर्स हैं वो है आपके फिनोटाइप। एंड दोज करेक्टर्स विच आर अकॉर्डिंग टू देयर जीन्स के अकॉर्डिंग जो गुण होते हैं, आपके करेक्टर्स होते हैं, वो आते हैं आपके जीनोटाइप में। वो संतति कौन सी होती है? आपकी जीनोटाइप। जो संतति आपके जीन्स डीएनए के आधार पर है वो संतति जीनोटाइप, और जो संतति आपके बाहरी गुणों के आधार पर है वो है फिनोटाइप। बस इतना याद रखना, ठीक है। मटर के पौधे के अनुसार जब आप देखोगे तो मतलब जो ये टी वाला एक लंबा टी और एक छोटा टी, इसके अंदर आपको डीएनए में बदलाव तो आया लेकिन आपको दिखा नहीं। इस टाइप से आप याद रख सकते हो। और इसके अंदर जैसे पीला और हरा पौधा याद रख सकते हो, ठीक है। पीले और हरे पौधे का एग्जाम्पल याद रख लेना। ये आपकी 2 तरह की संतति आती हैं, ये आपकी 2 तरह की जनरेशन आती हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। उम्मीद करती हूँ इनके एग्जाम्पल्स आपको समझ आ गए होंगे, ये 2 एक्सपेरिमेंट्स आपको समझ आ गए होंगे। इससे आगे की लेसन की डिटेल्स आपको अगली वीडियो में मिलेंगी। ये हमारे वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बहुत सारा लाइक कीजिए। थैंक यू एंड नमस्ते।